हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय काल को। ठीक है, इसके बाद दशरथ मौर्य, संप्रति, शलीशुक, देववर्मन आदि कई सारे मौर्य साम्राज्य के वंशज हुए थे। लेकिन हम इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे के वंशजों के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के बारे में। तो वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य, ठीक है, स्थापना इसकी किसने की थी? इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसका जो समय था स्थापना का, वे था 323 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या था? 323 ईसा पूर्व इसका समय था। तो मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, जो ये मगध का क्या था? एक शक्तिशाली साम्राज्य था या राजवंश था। किसका था? मगध का। ठीक है, तो मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया था। कितने वर्ष तक राज्य किया था? 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया था। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। ठीक है, जो राजवंश की जो मौर्य वंश की जो राजवंश है या मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इसकी स्थापना की, और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। तो यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जो आज का बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां से शुरू हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना शहर के पास स्थित है। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आज के पटना शहर के पास स्थित है। तो ये क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्न दो स्रोतों से मिलती है। जो मौर्य वंश की जानकारी आज के समय में हमें किन स्रोतों से मिलती है? दो स्रोतों से। वे एक साहित्य स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य स्रोत में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलती है। किन से मिलती है? जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्र दामन के अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हैं जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद, यानी जो मगध के में एक नंद वंश था, उसके जो अंतिम शासक है कौन था? घनानंद, जो कि 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, तो इसकी नींव कब डाली गई थी? जो नींव डाली गई थी वो 322 ईसा पूर्व में डाली गई थी। तो यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर, राजतंत्र पर आदि व्यवस्थाओं पर जीता गया था। किस व्यवस्था पर जीता गया था? गणतंत्र और राजतंत्र व्यवस्थाओं पर जीता गया था। तो इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया था। किससे किया था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था। और विष्णुगुप्त व कौटिल्य इसी के नाम है। किसके नाम है? चाणक्य के अन्य नामों से जाना जाता है। किस नामों से? विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके। तो इसने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से कहाँ तक किया था? हिमालय पर्वत से, और दक्षिण में गोदावरी नदी तक, और पश्चिम में अरब सागर से लेकर बंगाल के हिस्सों तक। यानी उत्तर से दक्षिण में देखें तो हिमालय पर्वत से लेकर गोदावरी नदी तक, और पश्चिम से पूर्व तक देखें तो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जिस तरीके से आपको मैप में दिख रहा है, इसी तरीके से इन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन से हुए थे, यानी मौर्य वंशज कौन कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला है बिंदुसार, जो उसका पुत्र था। इसके बाद है तीसरा अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, ऐसे ही करके
आगे दशरथ मौर्य, संप्रति, शलीशुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ मौर्य वंश के अगले शासक होते चले गए थे। तो आज की वीडियो में हमें किसके बारे में बात करना है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय काल को हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के सभी वंशज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसका समय काल था वह 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। तो यूनानी लेखक द्वारा दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या कहते हैं? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये दो नाम इसको दिए गए थे यूनानी लेखकों द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया। किसको बनाया? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो चाणक्य को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको हमेशा, कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, किसके विरुद्ध युद्ध हुआ था? सबसे पहले इसका सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया और उस युद्ध को जीता भी। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था। ठीक है, तो जो सेल्यूकस निकेटर था वे कौन था? थल सेनापति था। अब ये कैसे भारत में आक्रमण करने आया? ये सबसे पहले आया था सिकंदर का सेनापति बनकर। ठीक है, उस समय क्या था, सिकंदर पराजित हो गया तो वे वापस लौट गया और सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसके बाद शासक किसने संभाला? सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस निकेटर क्या था? ये भारत पर इसने आक्रमण किया। तो उसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने से क्या किया? पराजित कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर की युद्ध में हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय में उस समय 4 प्रांत जीत लिए। यानी जब सेल्यूकस निकेटर की पराजित हुई तो जो सेल्यूकस निकेटर के 4 राज्य थे उसको क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, यानी उसे विजय में प्राप्त हो गए। वे राज्य कौन कौन से थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। और ये वाले हिस्से किस में पड़ते हैं? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी भेंट किए थे। कितने हाथी भेंट किए? 500 हाथी भेंट किए। इसने अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसको भेजा था? मेगस्थनीज को अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। इस पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किन किन से मिलती है? साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्य स्रोत में एक पुस्तक है इंडिका, उसमें भी जिक्र किया गया है। तो उस पुस्तक से क्या है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लेनिया, जिसे हेलेना भी कहा जाता है, उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया था। ठीक है, किससे विवाह हुआ था? कार्लेनिया हेलेना से इसने विवाह किया था। तो जैन गुरु बाहुभद्र से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। किस विधि से? संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और किस विधि से हुई थी। तो 298 ईसा पूर्व में और संलेखना विधि द्वारा इसने अपने प्राण को त्याग दिया था। अगला है सम्राट बिंदुसार। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद अगला सम्राट कौन बना? बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शतरूण हुआ, यानी सत्ता में आया। और उसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है, यानी जो समुद्र बिंदुसार है इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। याद रखिएगा, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहेसन कहा गया है। क्या कहा है? सिनसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अमित्र चेटस, यानी संस्कृत में इसका अर्थ है अमित्र घात, जो शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे यूनानी लेखकों द्वारा कहा गया है। तो यह 298 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में ये सिंहासन पर बैठा था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। क्या थी इसकी माता? दुर्धरा थी। तो यही इतनी जानकारी इसके पिता के बारे में तो हमने बताई दिया, चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन जो माता है
वे कौन थी? दुर्धरा थी। तो थेरवाद परंपरा के अनुसार वह हिंदू धर्म का अनुयायी था। अब जो थेरवाद परंपरा से जिसकी जानकारी मिली है उसके अनुसार वह क्या माना जाता है? हिंदू धर्म का अनुयायी माना जाता है। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नाम राजदूत भेजा। किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के में। तो मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य के दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। किसकी सभा में आया था? बिंदुसार की राज्यसभा में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य के दरबार में आया। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। क्या मांग की थी? एंटियोकस से प्रथम से क्या मांग की थी उसने? सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की। उसने अंजीर व शराब तो दे दी, ठीक है, क्योंकि वे क्या थे? उसके अनुयायी थे। तो अंजीर व शराब तो उसने दे दी, लेकिन उसने दार्शनिक देने से इनकार कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि वह कहना चाहता था कि उसके धर्म के खिलाफ है या उसकी राजनीति के खिलाफ है। तो बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को भेजा जो कि उसका पुत्र था, और दूसरी बार किसको भेजा? अशोक को भेजा। और प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया, मतलब उसने अपने पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से ही उसने युद्ध नीतियों को अपनाया। तो उसने इन दोनों विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? सुसीम को और अशोक को। जो सुसीम था वह इस विद्रोह को दबा नहीं सका। फिर अशोक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए काफी क्रूरता का परिचय दिया, यानी काफी कठोर तरीके से इस विद्रोह को दबाया और उसको समाप्त भी किया। तो बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। कितने वर्षों तक राज्य किया? 25 वर्षों तक राज्य किया। अंततः 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध का अगला सम्राट बना था। याद रखिएगा, बिंदुसार के बाद कौन अगला सम्राट बना? अशोक मगध का अगला सम्राट बना। अब बात करेंगे हम सम्राट अशोक के बारे में, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका समयकाल 272 से 236 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, अशोक का समय काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा भी। तो राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ यानी ठीक करने में 8 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष। इस कारण राज्यरोहण 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में हुआ। यानी उसे राज्य तो तभी मिल गया था, ठीक है, लेकिन उसका जो राज्यरोहण कब हुआ था? 8 साल बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्यों हुआ था इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक को राजा बनने में 8 वर्ष का समय लगा। इसलिए लगा क्योंकि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, जिसके उसके राजा बनने का में कोई दिक्कत नहीं हुई और उसे आसानी से राजा बन गया। तो याद रखिएगा कि जो अशोक के 101 भाई थे, यानी जो बिंदुसार है उसकी 16 बीवियां थी, यानी 16 बीवियां उसकी थी, जिनसे 101 पुत्र हुए थे। तो उनमें अशोक काफी छोटा था, लेकिन वह काफी क्रूर था। तो उसने क्या किया? राजा बनने के लिए, उसे राजा बनने की लालसा काफी थी, तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? 99 भाइयों की हत्या कर वह आसानी से क्या था? राजा बन गया। तो इसे काफी क्रूर शासक के नाम से भी जाना जाता है। अपने राजकुमार के दिनों में उनने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबाया, पर कलिंग की लड़ाई के बाद, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उसकी लड़ाई के बाद उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था? इसने काफी नरसंहार किया था, यानी काफी क्रूरता का परिचय कलिंग के युद्ध में दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ? उस नरसंहार से उसका मन काफी विलीन हो गया, काफी वह अंदर ही अंदर टूट गया। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में क्या किया? उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके प्रचार के लिए उसने बहुत कार्य किए। अब ये बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि जो नरसंहार किया था वह उससे काफी अंदर ही अंदर टूट गया था, जिस कारण उसमें एक उदार की भावना जागृत हो गई। तो उसके बाद उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया है। किसने किया है? उपगुप्त ने दीक्षित किया था। तो उन्होंने
देवान प्रिय, प्रियदर्शिनी जैसी उपाधि धारण की। ठीक है, अशोक ने क्या किया कि देवान प्रिय और प्रियदर्शिनी जैसी उपाधि धारण की। ये इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अशोक ने अपने नरसंहार के बाद कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो देवान प्रिय और प्रियदर्शिनी की उपाधि इसने धारण की थी। तो सम्राट अशोक के शिलालेख तथा सिल्लोकीर्ण से उपदेश यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह क्या थे, इसके चिन्हित मिले हैं, जिनसे इसकी जानकारी मिली है। तो उनने अपने धर्म प्रचार के लिए विदेश में भी अपने प्रचारक भेजे थे। क्या किया था उन्होंने? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने विदेशों में भी अपने प्रचारकों को भेजा। जिन जिन देशों में उनने प्रचारक भेजे उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस और थियोस का एंटियोकस का कहाँ था? थियोस। और मिस्र का टोलीमी फिलाडेलस और मध्य दुनिया का एंटीगोनस गोनतस और साइरिन का मेगास तथा एपाइरस का एलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। तो इन देशों को उसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो आपको अब आज भी देखने को मिलता है कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो किस कारण माना जाता है? अशोक के कारण ही माना जाता है। ठीक है, तो अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी संघामित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका के जलमार्ग से रवाना किया। यानी पाटलिपुत्र से कहाँ को रवाना किया? श्रीलंका में उसने रवाना किया। किससे? जलमार्ग द्वारा रवाना किया। तो पटना पाटलिपुत्र का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और महेंद्र घाट भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पाटलिपुत्र पर ही महेंद्र घाट स्थित है। ठीक है, तो अशोक भारत का पहला एक ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ठीक है, किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी जिसमें 4 लिपियों में लिखा गया था। कैसी प्रकृति में लिखा गया? जो अभिलेखों को 4 प्रकृति थी जिन्हें 4 लिपियों में लिखा गया। तो वे कौन कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, यह अभिलेख भारत में मिले थे। खरोश लिपि यह पाकिस्तान से मिले। अरमाइक की लिपि यह कहाँ से मिली? अफगानिस्तान से मिली। और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली थी। तो ये 4 लिपियों में उसने अपने शिलालेख लिखे थे। अभिलेखों में उसे देवान प्रियदर्शिनी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। ठीक है, आप इसे यहाँ सही कर लीजिएगा, यह देवांश प्रिय है। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि इन उपाधियों को धारण किया और इसी से इसे संबोधित किया जाता था। तो पुराणों में उसे एक अशोक वर्धन और चंड अशोक कहा गया। क्या कहा गया? पुराणों में अशोक वर्धन और चंड अशोक कहा गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि चंड अशोक क्यों कहा गया था, क्योंकि ये काफी क्रूर था। ठीक है, तो अशोक की बात करेंगे अब अशोक की धम्म के बारे में। अशोक का धम्म क्या है? तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए और जो नियम कानून की संहिता बनाई थी उसे क्या कहा गया? अशोक का धम्म या अशोक की धम्म कहा गया था। तो जो कलिंग के युद्ध के बाद उसके मन में जो उदारता की भावना आ गई थी, उसके बाद उसने क्या किया? लोगों को नैतिकता सिखाने लगा था, जिसे अशोक का धम्म कहा गया। अब जो इसके शिलालेख है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जो प्रथम शिलालेख है उसमें इसने क्या कहा है? तो इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी अहिंसा नहीं करनी है, और पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में क्या है? इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की है, यानी जो मनुष्य की चिकित्सा होगी उसके साथ साथ पशुओं की भी चिकित्सा हो। तृतीय शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा की है, जो धम्म के प्रचारक थे। क्या थे? जो अशोक के जो उदारता की भावनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनका इसमें वर्णन किया गया है। ये समझ लीजिए, ये अनुसूचियों की तरह इसका वर्णन किया जाता है। तो चतुर्थ शिलालेख में क्या है? इसमें भैरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध की नीतियों यानी बौद्ध धर्म की जो नीतियों की चर्चा की गई है उनके बारे में इस चतुर्थ शिलालेख में बताया था। 5वां शिलालेख था, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। ठीक है, किसकी देखरेख करता था? धार्मिक जीवन की। 6वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है, यानी जो भी जन कल्याण के कार्य हैं तो वह व्यक्ति उससे कभी भी आकर मिल सकता है। 7वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा शिलालेख किसे माना जाता है,
सातवें शिलालेख को सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने की बात की गई है। अगला है आठवां शिलालेख। इसमें अशोक के धर्म की यात्रा की चर्चा, यानी जो इसके बौद्ध धर्म के प्रचार की जो भी यात्राएं थी, जो भी कार्य थे, उनका वर्णन इस शिलालेख में किया गया है। तो जो इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष के प्रारंभ में होती है। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ था? ये गया में था। और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में ये कहाँ था? लुम्बिनी में था। ठीक है। अगला है 9वां अभिलेख में क्या है? इसमें अपनी सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वें में राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। जो 10वें अभिलेख में क्या है? जो राजा अधिकारी हैं वे प्रजा के हित में कार्य करेंगे। 11वां अभिलेख है धम्म की व्याख्या करना। 12वां अभिलेख है इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई, यानी स्त्रियों के सुधार और उनको आगे बढ़ाने की चर्चा इसमें की गई है। 13वां अभिलेख में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, कैसे कलिंग युद्ध हुआ था और सम्राट अशोक का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, इसमें बताया गया है। और आखिरी अभिलेख है 14वां। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है और प्रमुख अध्यक्ष बनाए हैं। ठीक है, इसमें कई सारे अध्यक्ष बनाए हैं जो धर्म के प्रति विचार रखते हैं। तो ये थे इसके अभिलेख या शिलालेख। अब बात कर लें अशोक द्वारा निर्माण कराए गए प्रमुख स्थलों के बारे में। तो स्थापत्य के दृष्टिकोण से सांची, भारहुत, बोधगया, अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो इन जगहों पर स्तूप बने हुए हैं वे काफी प्रसिद्ध हैं। तो अशोक ने 30 से 40 स्तंभों का निर्माण करवाया था। अशोक के समय से ही भारत में बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई थी। किसके समय से शुरू हुई थी? अशोक के समय से ही बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई थी। इस कला के दौरान गुफाओं, स्तंभों, स्तूपों और महलों का निर्माण कराया जाने लगा था। किसके समय काल से? अशोक के समय काल से इस गुफाओं, स्तंभों यानी किले, महलों का निर्माण किसके समय काल से कराया जाने लगा था? अशोक के समय काल से कराया जाने लगा था। जो आप पहली इमेज में देख रहे हैं, इसे ये क्या है? ये सांची का स्तूप है। दूसरी है ये गुफाएं हैं जो अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, जो बिहार में मौजूद है। और ये इसकी क्या है? स्थापत्य कला शैली है, जो कि चित्रकारिता का पत्थरों पर नमूना प्रस्तुत किया करते थे उस समय काल में। तो ये था मौर्य साम्राज्य के बारे में अशोक तक, जिसमें हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सम्राट के समय काल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। धन्यवाद।